हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम जो एकदम बेसिक्स चीजें थी जो हमारी छूट गई थी हम उसे कवर करेंगे, जैसे लीडर ऑफ द हाउस, अपोजिशन लीडर, शैडो कैबिनेट क्या होता है, हाउस में वोटिंग कैसे होती है, पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज है ना, कौन सी लैंग्वेज चलती है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, किस फंक्शन से काम होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें थी हम इस लेक्चर में उन्हें कंप्लीट करेंगे। बेसिकली हमने ब्रॉडर जितनी भी चीजें थी हम वो सारे कवर अप कर चुके हैं, जैसे कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, बजट कैसे पास होता है, मोशंस, स्पीकर के क्या पावर्स हैं, तो जितनी भी ब्रॉडर चीजें थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हम उन्हें कवर अप कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीडर ऑफ द हाउस। Under the rules of Lok Sabha, the leader of house means the prime minister. If he is a member of Lok Sabha or a minister who is a member of Lok Sabha and is nominated by the prime minister to as function as a leader of an house. Leader of the house कौन होते हैं? Leader of the house होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, मान लो अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए इन द सेंस कि अगर मान लीजिए वो फॉरेन टूर्स वगैरह पे जाते रहते हैं। आजकल हम रिसेंट टाइम्स में देख रहे हैं कि सेशन होते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर होते नहीं हैं, तो तब उस केस में क्या होगा? लीडर ऑफ द हाउस नहीं है तो फिर सेशन, मतलब लीडर ऑफ द हाउस तो होना चाहिए ना जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर या तो किसी मिनिस्टर को नॉमिनेट कर देते हैं कि आप है लीडर ऑफ द हाउस, मेरे बिहाफ पे आप है लीडर ऑफ द हाउस, वो किसी मिनिस्टर को नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, मीन्स दैट प्राइम मिनिस्टर इफ ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज अ लीडर ऑफ एन हाउस। अब प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस तभी बनेंगे जब वो लोकसभा के मेंबर होंगे। प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही कैन ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी तो आ सकते, जरूरी थोड़ा ना कि लोकसभा से ही आएंगे। क्लियर ये चीज आपको? He is also a leader of house in the Rajya Sabha. There is also a leader of house in the Rajya Sabha. राज्यसभा में भी लीडर ऑफ द हाउस होंगे जो कि राज्यसभा से इलेक्ट होके आए, लोकसभा के मेंबर नहीं होंगे। लोकसभा से जो इलेक्टेड होंगे वो राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस कैसे होंगे? तो राज्यसभा में भी कोई ना कोई लीडर ऑफ द हाउस होंगे। यूजली गवर्नमेंट की साइड से कोई ना कोई मिनिस्टर ही होते हैं लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा। He is a minister and a member of Rajya Sabha and is nominated by Prime Minister to function as such. He is a minister. He is a member of Rajya Sabha and is nominated by the Prime Minister to function as such. Prime Minister nominate करते हैं कि आप राज्यसभा के leader of the house हैं। The leader of the house in either house is an important functionary and exercises direct influence on the conduct of the business. He can also nominate a deputy leader of the house. अब मान लीजिए लीडर ऑफ द हाउस नहीं है तो वो डेप्यूटी लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं ना, कि ये डेप्यूटी लीडर है, मेरी एब्सेंस में ये सारे चीजें देखेंगे, करेंगे। ठीक, सो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उन्होंने किसी मिनिस्टर को डेप्यूटी लीडर बना के रखा है। द सेम फंक्शनरी इन द यूएसए इज ऑल्सो कॉल्ड मेजोरिटी लीडर। जो वहां पे लीडर ऑफ द हाउस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेजोरिटी लीडर। ये वाली चीज क्लियर है, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो अपोजिशन के जो लीडर होते हैं, जो अपोजिशन के जो लीडर होंगे वो हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, तो इनका दायित्व बनता है। वैसे तो जवाब जिस पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता है वो एमपी दूसरे देते हैं, जरूरी ऐसा नहीं है कि लीडर ऑफ द हाउस ही देंगे, लेकिन इनका दायित्व बनता है कि अगर कोई क्रिटिसिज्म वगैरह है तो ये उसे एड्रेस करे, उसका बताए, उनका जवाब दें। देन लीडर ऑफ एन अपोजिशन। अच्छा देखो, स्पीकर यहां बैठते हैं, स्पीकर ये हो गई स्पीकर की प्लेस, यहां पे लीडर ऑफ द हाउस फर्स्ट वाली बेंच पे एंड यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन। ये पता है कि नहीं पता? यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस एंड यहाँ पे अपोजिशन है ना। यहाँ पे स्पीकर, देन लीडर ऑफ द हाउस, देन अपोजिशन, दोनों आमने सामने बैठे हैं। ये वाली चीज क्लियर है? ये तो आपको पता होगा, आपने लोकसभा टीवी पे देखा होगा कि कैसे बैठते हैं ना, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। The leader in each house parliament there is a leader of opposition also. The leader of the largest opposition party having not less than 1/10 of the total strength of the house is recognized as leader of opposition in that house. जो largest opposition party होगी जिसकी कम से कम मान लीजिए अभी 543 स्ट्रेंथ है, तो 543 की 110 सीट होनी चाहिए। देन उस पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी मेंबर को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया जाएगा। ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है? इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लीडर ऑफ अपोजिशन
हैज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। उनका मेन फंक्शन क्या है? उनका मेन फंक्शन है टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट देना कि ये बिल गलत है, ऐसा है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि अभी लोकसभा के लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, ठीक है। वो आप अगर जानते होंगे तो वो आते हैं डेली और वो हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बिल वगैरह को क्रिटिसाइज करते हैं। और हम यहाँ पे फंक्शंस में भी क्या पढ़ रहे हैं? इज मेन फंक्शंस आर टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। एक तरीके से अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ही कि कल को ये सरकार पलट गई, मान लो इनकी बहुमत नहीं रही, तो एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। ये हम जब शैडो कैबिनेट पढ़ेंगे तो अब आपको अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। They are also entitled to the salary allowances and other facility equal to that of cabinet minister। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो क्या है? They are also entitled to the salary allowances and the other facilities equivalent that to a cabinet minister, ठीक है। ये लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात की गई है। इन 1969 that an official leader of opposition was recognized for the first time। 1969 का ईयर इसलिए है क्योंकि पहले आप देखो तो एकदम कांग्रेस आ रहा था, ऐसा था ना कि पूरी की पूरी सीट्स ही कांग्रेस की आ रही है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, आज़ादी के बाद में ये वाला सिनेरियो था। तो 1969 में पहली बार एक ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन रिकॉग्नाइज हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। द सेम फंक्शनरी इन द यूएसए इज ऑल्सो नोन एज माइनॉरिटी लीडर, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी लीडर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन माइनॉरिटी लीडर यूएसए में, ठीक है। ये वाली चीज भी हमें क्लियर है, हमने यूएसए से कंपेयर कर लिया कि वहां पे क्या बोलते हैं। द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम हैज यूनिक इंस्टीट्यूशन कॉल्ड शैडो कैबिनेट। अब देखो शैडो कैबिनेट क्या होता है, हमारे यहाँ भी एक तरीके से देखिए, जो अभी की फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, मैडम निर्मला सीतारमन, और जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर चिदम्बरम, ठीक है। सो वो क्या करते हैं? वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन ही पूछा करते हैं कि ऐसी पॉलिसी क्यों। तो वो हमेशा ऐसा देखो तो पुराने एजुकेशन मिनिस्टर और अभी के एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, पहले तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था लेकिन एजुकेशन ही समझ लो, ठीक है, अभी के एजुकेशन मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में हमेशा क्लैश रहता है। यूजुअली वो मिनिस्टर इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। आप ये फाइनेंस मिनिस्टर वाला तो जरूर देखिएगा कि पुराने वाले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आज के करंट फाइनेंस मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। हमेशा एक तरीके से देखो तो हमेशा वो वही पूछा करते कि मैडम ये पॉलिसी ऐसा क्यों, ये बजट में ये दिक्कत है। तो एक तरीके से शैडो कैबिनेट का काम कर रहा है, ये उन मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी का काम कर रहा है, कि एक मिनिस्टर की उन अकाउंटेबिलिटी का काम कर रहा है। और जो एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट वाला जो मैंने बताया था ना, वो यही कॉन्सेप्ट है। मान लो जैसे ये सरकार चली गई, उनकी मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, हाउस डिसॉल्व हो गया बीच में, ठीक है, 2 साल में डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा हो गई, तो फिर कोई अपोजिशन पार्टीज बनाएंगी, अपोजिशन पार्टीज एक बार गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करेंगी। तो सपोज अगर अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, तो जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर है, यूजुअली ज़रूरी नहीं है, हमारे इसमें ज़रूरी नहीं होता कि पुराने फाइनेंस मिनिस्टर ही फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन यूजुअली जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे वही फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। तो एक तरह ये शैडो कैबिनेट, एक कैबिनेट के पीछे एक और कैबिनेट जो हमेशा उन कैबिनेट पे चेक करता है, ठीक है। It is formed by the opposition party to balance the ruling cabinet and to prepare its members for future ministerial offices। और जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिसेज का काम करती है, मतलब फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिसेज प्रिपेयर करती है, ठीक है। कि आप फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चंस वगैरह पूछिए, आप चीज़ें देखिए फाइनेंस से रिलेटेड, कभी ना कभी हमारी सरकार बनेगी तब हम आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। In this shadow cabinet, almost every member in the ruling cabinet is shadowed by a corresponding member in the opposition cabinet। हर मिनिस्टर का एक shadowed एक दूसरे मिनिस्टर होते हैं, वो हमेशा उनके पीछे लगे रहते हैं कि बताइए ऐसा क्यों है, ठीक है। This shadow cabinet serve as an alternative cabinet if there is a change of government। This shadow cabinet serve as an alternative cabinet if there is a change of government। वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी। That is why Iron Jennings described the leader of opposition as an alternative prime minister। Describe the leader of opposition as an alternative prime minister। इसलिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। यूजली ऐसा है नहीं कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है
वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ठीक है, हम भी देख रहे हैं कि एक तरीके से ठीक है अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है तो इसलिए उन्हें अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर बोल दिया जाता है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर वाले केस में तो नहीं होता है, इंडिया में कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, इसलिए मैंने बोला। अब हाउस में वोटिंग कैसे होती है? Voting in the house, all matters at the sitting of either house or a joint sitting of both the houses are decided by the majority of votes of the members present and voting, excluding the presiding officers. स्पीकर वोट नहीं देते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वोट नहीं देते हैं, ये चीज़ें आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर से वोटिंग होती है। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तब वहाँ पे कुछ स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। ओनली अ फ्यू मैटर्स विच आर स्पेशली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट एंड सो ऑन requires a special majority, not ordinary majority. These things we have already discussed when we were discussing speakers or president. The presiding officer of an house does not vote in the first tense but exercise a casting vote in case of equality of the votes. Presiding officers कब vote करते हैं? Presiding officers जब एकदम पूरा डिवीजन हो जाता है हाउस में कि यहाँ पे गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों में 50-50 का डिवीजन होता है, तब ही स्पीकर वोट करते हैं, तब ही स्पीकर अपना वोट देते हैं, नहीं तो स्पीकर वोट नहीं करते हैं। क्या चेयरपर्सन वोट कर सकते हैं राज्यसभा के? ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। डज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कैन वोट? राज्यसभा कैन वोट? इस चीज का आंसर आपको देना है, अब जरूर बताइएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं और ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान भी रखनी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये फर्स्ट सेंस थिंग कास्टिंग वोट देते हैं। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस आर टू बी वैलिड irrespective of any authorized voting or participation of any vacancy in its membership. हमेशा हाउस अपने फंक्शंस करता है, अगर उसमें कोई वैकेंसीज भी हो, मान लो किसी एमपी ने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर किसी एमपी की डेथ हो गई, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 2 मेंबर का में तो हाउस अपने काम नहीं करेगा या हाउस वोट नहीं करेगा। अब जो नहीं है तो ठीक है, लेकिन जितने लोग हैं उनमें से तो काम होगा ना, उतने में तो हाउस का फंक्शन होगा ही। द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी नोटेड विथ रिस्पेक्ट टू द वोटिंग प्रोसीजर इन दी लोकसभा। लोकसभा में हमें वोटिंग प्रोसीजर का ध्यान रखना है। यूजली वोटिंग प्रोसीजर जो होती है वो ए और नो से हो जाती है। ऑन द कंक्लूजन ऑफ द डिबेट द स्पीकर शैल पुट द क्वेश्चन एंड इनवाइट दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन टू से ए एंड नो। ठीक है, वो पूछते हैं ना कि आप यस बोलिए, नो बोलिए, स्पीकर बोलते हैं ना, स्पीकर पहले बोलते हैं कि बताइए। तो आपने इनिशियल लेवल पे वोटिंग्स देखा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू नहीं करते हैं, जैसे क्लॉजेस बाय क्लॉजेस यस नो कह के करते हैं। फिर स्पीकर बोलते हैं कि हाँ मुझे यस की आवाज ज्यादा आ रही है, एस की आवाज ज्यादा आ रही है, एस की आवाज ज्यादा आ रही है, सो द प्रोविजन डीम्स पास, ऐसा करके आगे बढ़ जाते हैं। द स्पीकर शैल देन से आई थिंक द एज और द नोज एज द केस में बी हैव इफ द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर एज टू द डिसीजन ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट टू बी चैलेंज। और जो स्पीकर का जो डिसीजन होगा वो चैलेंज नहीं होगा। स्पीकर ने बोल दिया एज वाले ज्यादा हैं तो ज्यादा हैं, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। He shall say twice the ayes or the noes the case may have if the question before the house shall be determined accordingly। 2 बार बोलना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ये 2 बार वोटिंग से पता चल जाएगा। If the opinion of the speaker as to the decision of question is challenged, he shall order the lobby be cleared। अब किसी ने बोल दिया कि नहीं हम सेटिस्फाइड नहीं हैं और स्पीकर की भी चलो इच्छा है, चलो सेटिस्फाइड नहीं है तो वोटिंग करवा लेते हैं, वो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है कि वो उस वोटिंग को हाँ बोले या नहीं बोले। मतलब हमने क्या देखा था कि अगर एज और नोज में स्पीकर ने बोल दिया कि एज वाले ज़्यादा हैं तो नो वाले चैलेंज नहीं कर सकते हैं। स्पीकर, हम जब स्पीकर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि स्पीकर एक तरीके से वो उस पार्लियामेंट के राजा ही हैं, वो एक तरीके से ये बोलेंगे ना, वो उस पार्लियामेंट के वो जज ही हैं, उस हाउस के वो जज ही हैं। ठीक है, उसमें जो भी प्रीसीडिंग्स वगैरह होगी उसमें स्पीकर का फाइनल से रहेगा। जो स्पीकर ने बोल दिया मतलब वो हो गया। ठीक है, स्पीकर हैज द फाइनल से। अब जब हो गया कि अब ऐसा हुआ कि डिसीजन चैलेंज हो गया है और स्पीकर को मतलब आप बोल दिया अपोजिशन वाले ने कि हम सेटिस्फाइड नहीं, और स्पीकर को लगा कि चलो ठीक नहीं है, तो स्पीकर ने बोला द लॉबी मस्ट बी क्लियर्ड। पहले तो क्या होता था, पहले तो ऐसा बोल देते थे कि जितने भी यस वाले हैं वो आ जाइए, सामने आ जाइए उस लॉबी में, वेल में आ जाइए, जितने नो वाले हैं फिर वो आ जाइए, फिर ऐसे देख लेते थे क्या स्ट्रेंथ है। लेकिन आजकल ये चीज़ें बंद हो गई है। आजकल यूजुअली क्या होता है,
या तो ओरली हो जाता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे वोटिंग मशीन होगी, अगर आप पार्लियामेंट का वो देख रहे होंगे, आपने लोकसभा या राज्यसभा टीवी देखी होगी, तो उसमें हर टेबल पे वो लगी रहती है ना, वो मशीन, एक बटन लगी रहती है जिससे वो अपना वोट कास्ट करते हैं। तो आजकल तो वहीं पे बैठे बैठे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। After the lapse of 3 minutes and 30 seconds, he shall put a second time and declare whether his opinion of A's and No's have it। ठीक है, अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम सेटिस्फाइड नहीं हैं A's नो से, तो स्पीकर 3 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लेंगे एंड फिर वो बताएंगे कि उनका ओपिनियन क्या है। If the opinions are declared is again challenged, he shall direct the votes be recorded either by operating the automatic voter recorder or by using A's and No slip in the house by using the members into the lobbies। या तो ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्डर से हो जाए या वो स्लिप्स में लिख लिख के आप जमा कर दो। आप स्लिप्स वाले भी देखते होंगे ना, वो स्लिप्स में लिख लिख के देते हैं, तो या तो वो स्लिप्स के थ्रू हो जाए, ठीक है, या फिर वो वोटिंग वाला जो मशीन से दिखता है हमें। If in the opinion of the speaker the division is unnecessary claimed, he may ask the member who are for A's and who are for No's respectively to rise in their places, and on to count being taken, he may declare that the determination of the house। In such case the name of voter shall not be recorded। अब कई बार ये भी होता है कि अब स्पीकर को लग रहा है कि फेक क्लेम है, तो वो बोल सकते हैं कि एज वाले अपनी बेंच पे खड़े हो जाइए, वो देख लेंगे कि हाँ एज वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, नोज वाले अपने बेंच पे खड़े हो जाइए तो देख लेंगे नोज वाले कम दिख रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन यूजली या तो ओरल वाला तो होता ही है, ओरल वाला तो हम हमेशा देखते हैं, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वाला आजकल होने लग गया है ज़्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाला वोटिंग वाला ज़्यादा होने लग गया, वो डिवीजन वाला जो लॉबी में आधा आधा करके कि कौन कितने हैं, वो आजकल एकदम बहुत कम हो गया। नाउ लैंग्वेज कौन सी चलती है पार्लियामेंट में, किस हिसाब से काम होते हैं पार्लियामेंट में, हम उस पर बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश टू बी लैंग्वेज फॉर ट्रांजेक्टिंग द बिजनेस इन दी पार्लियामेंट। हिंदी एंड इंग्लिश आर दी ऑफिशियल लैंग्वेज जिससे पार्लियामेंट में काम हो। नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला है मैंने, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे, जिससे कि पार्लियामेंट के अपने फंक्शंस होंगे। ये वाली चीज़ क्लियर है, नेशनल लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना। हाउएवर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। हम देखते हैं कि कई एमपीज या एमएलएज भी होते हैं, ठीक है, अगर हम एमएलएज की भी बात करें तो वो अपनी मदर टंग में हाउस को एड्रेस करते हैं, तो वो स्पीकर से वो परमिशन लेते हैं, स्पीकर उन्हें परमिट कर देते हैं। 99.9% परमिट कर ही देते हैं स्पीकर। आपने देखा होगा कि वो हेडफोन्स टाइप पे रहता है ना, एक हेडफोन्स टाइप ही समझ लो उन्हें, कि वहाँ पे लगे रहते हैं सबकी सीट्स के पास में। फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं बंगाली में कुछ बोल रहा हूँ, तो अब सबको तो नहीं आती बंगाली, तो वो सब लोग अपने वो फ़ोन्स लगाएंगे, वो उन फ़ोन्स को लगाएंगे, उन माइक्रोफोन्स को यूज़ करेंगे एंड वो उसमें ट्रांसलेशन का है ना, वो ट्रांसलेशन के लिए। अब हर इंसान को हिंदी इंग्लिश भी नहीं आती, फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश बोल रहा है तो और किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो वो थ्रू दैट माइक्रोफोन्स वो लैंग्वेज कन्वर्जन के लिए है, वो जो है वो लैंग्वेज कन्वर्जन के लिए, ताकि सभी इंसान अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ सके, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है जिसमें हाउस के बिजनेसेस होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पीकर से परमिशन ले लीजिए, स्पीकर दे ही देते हैं परमिशन, और आप किसी भी लैंग्वेज में अपना डिबेट डिस्कशन जारी रख सकते हैं। इन बोथ द हाउसेज अरेंजमेंट आर मेड फॉर साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस, though the English was to be discontinued as a floor language after the expiration of 15 years। Initially ऐसा हुआ था कि commencement of the constitution के 15 साल बाद floor language में इंग्लिश को discontinued किया जाएगा। The commencement of the constitution that is on 1965। The official language act 1963 allowed English to be continued along with the Hindi, लेकिन the official languages act ने इंग्लिश को कंटिन्यू रखने का बोला कि हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें, तो एक बार इसलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं करना हमें। राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल, इन एडिशन टू द मेंबर ऑफ द हाउस, एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैव राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ईदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही इज अ मेंबर विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू द वोट। अब आपने देखा होगा अटॉर्नी जनरल भी किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैम निर्मला सीतारमण, तो वो राज्यसभा की मेंबर हैं, वो लोकसभा की मेंबर नहीं है,
ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेकिन वो लोकसभा की प्रीसीडिंग्स में पार्ट लेती हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर है तो वो लोकसभा की प्रीसीडिंग्स में पार्ट ले सकती हैं। शी कैन पार्टिसिपेट इन द लोकसभा बट शी कैन नॉट वोट इन द लोकसभा। शी कैन नॉट वोट इन द लोकसभा, शी कैन ओनली वोट इन द राज्यसभा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर है, तो वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट करते हैं। आपने खुद देखा होगा कि वो राज्यसभा की प्रीसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो राज्यसभा में वोट कास्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वो लोकसभा में ही वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन वो राज्यसभा की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम यही केस अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर्स के साथ में है। ये वाली चीज क्लियर है? There are two reasons underlying this constitutional provision. A minister can participate in the proceedings of an house of which he is not a member. में क्या बोला? He can participate. सिर्फ participate बोला है, not vote. In other words, a minister belonging to Lok Sabha can participate in the proceedings of the Rajya Sabha and vice versa. A minister who is not a member of either house can participate in the proceedings of both the houses. It should be noted here that person can remain minister for 6 months without being a member of either house of an parliament. इसे भी एग्जांपल से समझिए। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, ठीक है, वो दोनों हाउस में से किसी के भी मेंबर नहीं थे जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो 2019 में, ठीक है। तब उस टाइम पे वो दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे। अब वो उन्हें मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बन गए वो, और वो दोनों हाउस के मेंबर नहीं है, तो उन्हें 6 महीने में दोनों में से किसी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। ये वाली चीज भी क्लियर है, ठीक। he was not a member of both the houses. ठीक है, he was not a member of both the houses and 6 मंथ के अंदर उन्हें मेंबरशिप दोनों हाउस में से किसी एक मेंबरशिप नहीं, दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में इलेक्ट होके जाना होगा। लेकिन अब इन 6 महीने तक क्या वो उन दोनों हाउस की प्रीसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, he can participate in the proceedings of both the houses but he cannot vote in the both the houses. और अगर ये मिनिस्टर 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक हाउस के मेंबर नहीं बने तो फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपनी पोस्ट से, इन्हें अपना कैबिनेट मिनिस्टर वाली रैंक छोड़नी होगी, ठीक है। यूजली ऐसे केसेस में राज्यसभा के जब भी सीट्स का इलेक्शन होता है तो वो मिनिस्टर्स मेंबर बन जाते हैं यूजली राज्यसभा के। यहां तक चीजें क्लियर है? देन व्हाट इज एन लेम डक सेशन? लेम डक सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिफर्स टू एन लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। Those member of the existing Lok Sabha who could not re-elected the new Lok Sabha are called lame ducks. For example, मान लीजिए 2014 में मैं MP था, ठीक है, 2014 में मैं एक MP था, ठीक, और 2019 में नॉट इलेक्टेड, मैं इलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, मैं हार गया चुनाव, नॉट इलेक्टेड, ठीक है, सो मैं MP नहीं हूं। तो 2019 में जब वो ओथ चल रही होती है तब आप देखते हो ना, वो हाथ मिला के जो जाते हैं कि जो अब मेंबर नहीं बन पाए तो वो हाथ मिला के बाय बोल के जाते हैं, सो उसे कहा जाता है लेम डक्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। बहुत बेसिक सा सेशन था, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन हमें उन सारी चीज़ों को कवर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।